हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए SKMU सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन डेट लिखा है कब, 2024, लेकिन आप लोग ये पेपर है 2023-27 का। ये जो पेपर है 2023-27 का, एग्ज़ाम हुआ 2026 में और डेट लिखा है कब, 2024 का। ताकि और आप लोग सोचते होंगे 2023-27 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एग्ज़ाम 2026 में लिया गया और एग्ज़ाम डेट कब दिया गया है, 2024 का। अगर जो सेशन है वो लिख दिया जाएगा तो नहीं लगता है आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी कितना लेट एग्ज़ाम ले रही है। इसलिए क्या किया यूनिवर्सिटी ने, थोड़ा चालाकी दिखाया और 2023-27 सेशन लिखा ही नहीं, जैसे कि पता चल जाए कि इसका पेपर है। आप लोग पेपर देते होंगे, देखते होंगे आप लोग का सेशन 2024-28 लिखा हुआ आता है। तो ये 2023-27 सेशन का पेपर है। आप लोग देखिए कैसा पेपर आया था। पेपर का लेवल कह सकते हैं मॉडरेट है, ठीक ठाक क्वेश्चन जो रहेंगे आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टफ है। देखिए क्वेश्चन है, पैराग्राफ के बारे में आप लोग को पूछा जाएगा, पैराफ्रेजिंग के बारे में आप लोग को पूछा जाएगा, स्टोरी राइटिंग के बारे में पूछा जाएगा, मॉडल्स के बारे में पूछा जाएगा। यही आप लोग का सिलेबस है। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन अ पैराग्राफ, यानी गुड पैराग्राफ। एक अच्छे पैराग्राफ में कौन क्या है ज़रूरत होती है, यानी कौन सी चीज़ होती है या कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिटी। यूनिटी मतलब आप लोग समझते हैं एकता। एकता नहीं है, एकता मतलब होता है, इसमें इंग्लिश ग्रामर में मीनिंग होता है यूनिटी मतलब एक मेन आइडिया। एकता मतलब वन मेन आइडिया, यूनिटी का मतलब होता है। देखिए पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ एक मेन आइडिया को दर्शाने के लिए किया जाता है और इसके 3 पार्ट होते हैं। ये सब बताते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन भी आया, चलिए आगे बताते रहते हैं। अब पैराग्राफ शुड जनरली डेवलप, यानी पैराग्राफ किसके लिए डेवलप होता है, तो एक मेन आइडिया जो आपको बताएं, वन मैन आइडिया के लिए। यानी आपको कोई एक मुख्य उद्देश्य बताना हो तो क्या आप लिख सकते हैं, तो पैराग्राफ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। द सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड, यानी देखिए आप लोग को बताएं सेंटेंस के यानी पैराग्राफ के 3 पार्ट होते हैं। तो उनमें पहला जो पार्ट होता है जो इंट्रोड्यूस करता है यानी परिचय देता है, उसको क्या कहते हैं, या मेन आइडिया देता है उसको क्या कहते हैं, तो पैराग्राफ उसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। बी नंबर। और कंक्लूडिंग सेंटेंस मतलब जो निष्कर्ष देता है। कंक्लूडिंग हमेशा याद रखिए लास्ट में मिलता है। और ये जो ट्रांजिशनल ये नहीं होता है, ये होता है सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस मिडिल में होता है। देखिए फर्स्ट में होता है जो आप लोग को बताएं टॉपिक सेंटेंस, दूसरा में होता है सब, पहला ये होता है, दूसरा ये होता है और तीसरा होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। यानी पैराग्राफ में 3 कह सकते हैं 3 पार्ट होता है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। याद रखिए ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स है। 2 क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो सेमेस्टर 3 के जो आप लोग का प्रीवियस सेशन है उसमें 2 बार पूछा गया यही क्वेश्चन। चलिए दिखाते हैं आपको। चौथा क्वेश्चन है, अब पैराग्राफ अचीव कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब क्या होता है, तालमेल, यानी लॉजिकली बात करना, तो उसी को क्या कहेंगे, तालमेल। मेनली थ्रू, यानी पैराग्राफ में कैसे तालमेल अचीव कर सकते हैं, किससे मुख्यतः अचीव कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉजिकल कनेक्शन से। याद रखिएगा, यानी तार्किक जोड़ कह सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए आप लोग को बताते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस क्या प्रोवाइड करता है, तो सपोर्टिंग सेंटेंस एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है, डिटेल्स के बारे में बताता है यानी किस विषय में आप लोग बताना चाहते हैं, और एक्सप्लेनेशन बताता है यानी किस बारे में आप बताना चाहते हैं वही। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, अ स्टोरी मस्ट हैव, यानी स्टोरी में क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए, व्यवस्था यानी प्लॉट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए कि स्टोरी में। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, द ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी शुड जनरली, यानी स्टोरी के शुरुआत में एक सामान्यतः क्या होनी चाहिए, तो इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर होता है, जो भी पात्र होता है स्टोरी में उसका इंट्रोड्यूस होना चाहिए, यानी परिचय होना चाहिए। एंड सिचुएशन, यानी स्थिति होनी चाहिए, यानी शुरुआती स्थिति। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, द कॉन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी, यानी कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या कहते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब कह सकते हैं संघर्ष। तो कॉन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी लीड्स टू, यानी क्या लीड करता है, तो इसका आंसर होगा द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स आप लोग सुनेंगे, क्लाइमैक्स का हिंदी मीनिंग होता है उत्कर्ष। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न, अ वेल रिटन स्टोरी शुड एंड विथ, यानी एक अच्छी लिखी हुई स्टोरी किसके साथ एंड होती है, यानी किसके साथ एंड होती है कह सकते हैं, यानी कैसे एंड होती है, तो कह सकते हैं ट्विस्ट और रेजुलेशन के साथ। यानी ट्विस्ट रेजुलेशन मतलब क्या होता है, समाधान। आगे बढ़ते हैं। द मॉरल ऑफ स्टोरी इज यूजुअली फाउंड, यानी जो स्टोरी पढ़ें उसका मॉरल यानी क्या उसमें आप लोग को जानना चाहिए, तो वो कहाँ लिखा रहता है, तो एट द एंड, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोवर्ब मतलब वो सेंटेंस होते हैं जो हमेशा सत्य रहे। जैसे द सन इज राइज इन द ईस्ट, ये हो गया क्या? प्रोवर्ब, जो हमेशा ट्रू हो। जैसे कि कह सकते हैं द अर्थ इज अ सर्कल, सॉरी द शेप ऑफ अर्थ इज अ सर्कल, क्या कह सकते हैं? द शेप ऑफ अर्थ इज, देखिए लिख लेते हैं, ये सब जो ट्रू है हमेशा के लिए, द शेप ऑफ अर्थ इज अ सर्कल, ये सब हो गया प्रोवर्ब जो हमेशा सत्य रहे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है? एक्सपेंशन ऑफ प्रोवर्ब, यानी एक्सपेंशन मतलब विस्तार होता है, और प्रोवर्ब मीन्स, यानी प्रोवर्ब का एक्सपेंशन क्या कहलाता है, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा राइटिंग इट्स मीनिंग इन डिटेल, यानी जो इसका मीनिंग है उसको डिटेल में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न है, द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया रिक्वायर्स, यानी जो किसी भी आइडिया को एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? याद रखिए, विस्तार करना। तो उसका मतलब क्या क्या ज़रूरत होता है? किसी भी आइडिया को एक्सपेंशन करने में क्या ज़रूरत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलुब्रेशन विथ एग्जाम्पल, यानी और अधिक आप लोग को एग्जाम्पल चाहिए और स्पष्टता के साथ। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न है, अ स्टिच इन द टाइम सेव 9 टीच, ये जो सेंटेंस है ये आप देख सकते हैं, स्टिच इन टाइम सेव टाइम, ये क्या बताता है? तो ये बताता है टू टेक अ टाइमली एक्शन, यानी हम टाइम पर एक्शन लें, यानी क्रिया करें। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न है, एक्सपेंशन राइटिंग शुड स्टार्ट विथ, यानी जो एक्सपेंशन मतलब जो आप लोग बढ़ा चढ़ा कर विस्तार रूप में लिखे हैं वो स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ जनरल इंट्रोडक्शन के साथ, यानी एक सामान्य परिचय के साथ। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न है, इन एक्सपेंशन राइटिंग, यानी विस्तार राइटिंग बता दिए, इन द फाइनल, यहाँ क्या है? पैराग्राफ है, द फाइनल पैराग्राफ शुड प्रेजेंट, यानी एक्सपेंशन राइटिंग में जो फाइनल पैराग्राफ क्या प्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो कंक्लूजन होता है, यानी जो लास्ट फाइनल मतलब जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें आंसर नहीं है। कन्फ्यूजन, देखिए जब भी पैराग्राफ लिखते हैं आप लोग को बताएं, पैराग्राफ लिखा जाता है उसमें एक आइडिया बताया जाता है और लास्ट में जो बताया जाता है उसमें कंक्लूजन बताया जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, कन्फ्यूजन तो होगा ही नहीं। चलिए जो मोस्ट रिलेटेबल ऑप्शन होगा उसी को बता देंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक नंबर नहीं होगा। पर्सनल ओपिनियन, इर्रिलेवेंट डिटेल्स मतलब हो गया जो उससे संबंधित ही ना हो तो इर्रिलेवेंट हो गया, और ग्रामर रूल्स ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बी के साथ जा सकते हैं। मोस्ट कह सकते हैं रिलेटेबल आंसर क्या हो जाएगा? तो बी के साथ इसका आंसर देख सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होता है? कंक्लूजन होता है, लेकिन यहाँ आंसर नहीं होने के कारण हमको क्या करना होगा? पर्सनल ओपिनियन के साथ जाना होगा। अगर कंक्लूजन मिले तो आप लोग कंक्लूजन आंसर टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है? देखिए पैराफ्रेजिंग, इससे भी आप लोग के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पैराफ्रेजिंग क्या है? पैराफ्रेजिंग मतलब होता है चेंजिंग वर्ड वाइल कीपिंग द मीनिंग सेम, यानी आपको एक पैराफ्रेजिंग कोई कहानी मतलब या एक कोई स्टोरी उठा लेना है छोटा सा और उसको लिखना है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर लेना है, लेकिन सेंटेंस यानी जो मीनिंग दे रहा है वो सेंटेंस, यानी जो आप स्टोरी ली हैं उसमें जो मीनिंग दे रहा है वही सेम मीनिंग पैराफ्रेजिंग में आप जब अलग करके उसको लिखेंगे, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल देना है, जो वर्ड वहाँ यूज़ किए हैं उसको यूज़ नहीं करना है और लिखना है, लेकिन मीनिंग सेम रखना है, तो उसी को क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग। एक बार आप लोगों को सिंपल में बताते हैं पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है। पैराफ्रेजिंग मतलब होता है एक कोई स्टोरी उठा लिया आप, उसमें जो वर्ड स्टोरी में लिखा है उसको आप कॉपी नहीं करना है, अपने से नया नया सेंटेंस बनाना है, मीनिंग सेम रखना है, सिनोनिम का यूज़ करके आप लोग को वही लिखना है दूसरे अपने तरीके में, वही हो गया क्या? पैराफ्रेजिंग। 17वां प्रश्न है, अ गुड पैराफ्रेज अवॉइड, यानी एक अच्छा पैराफ्रेज क्या अवॉइड करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेंजता पैराफ्रेजिंग होता है वही स्टोरी को लिखना है, मीनिंग सेम रखना है और सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल देना है, और वो जो वर्ड है वहाँ उसको कॉपी नहीं करना है, तो सिनोनिम यूजिंग कर सकते हैं। अवॉइड क्या करना है, यानी क्या नहीं लिखना है। चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर ये भी कर सकते हैं। पिलग्रिज्म मतलब क्या होता है? कॉपी करना, कॉपी नहीं करना है, क्या को नहीं करना है? अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट को समझना है, लेकिन कॉपी पिलग्रिम जो यहाँ देख सकते हैं पिलग्रिज्म मतलब होता है कॉपी नहीं करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये सब करना है, सिनोनिम्स यूज करना है,
ये सब ध्यान रखना है और ये अवॉइड करना है, कॉपी नहीं करना है, यानी वर्ड को कॉपी नहीं करना है, मीनिंग सेम ही रखना है। आगे बढ़ते हैं। वाइल पैराफ्रेजिंग, जब हम पैराफ्रेजिंग करते हैं तो क्या उनमें एक होता है, तो कीपिंग ओरिजिनल मीनिंग, यानी ओरिजिनल मीनिंग हमको रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है पैराफ्रेजिंग इम्प्रूव, यानी जो पैराफ्रेजिंग है जब हम लिखते हैं तो क्या इम्प्रूव होता है, तो क्लियरिटी इम्प्रूव होता है एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी आप अच्छे से समझ सकते हैं और जो स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं, स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न था, 19वां नंबर। 20वां प्रश्न देखते हैं। विच टूल इज़ यूजफुल फॉर पैराफ्रेजिंग, यानी कौन सा टूल है जो यूजफुल है पैराफ्रेजिंग के लिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्योंकि आप लोग बहुत शब्द पढ़े होंगे, डिक्शनरी में बहुत शब्द रहते हैं, सिनोनिम एंटोनिम, उससे आप लोग जान पाएंगे, ताकि वही आपको मदद करे पैराफ्रेजिंग लिखने में। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे के विषय में पूछा जाता है, ऐसे मतलब क्या होता है, निबंध। एन ऐसे इज जनरली कंपोज्ड ऑफ, यानी ऐसे में क्या होता है, तो क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है यानी परिचय होता है, यानी मेन बॉडी होता है यानी किस विषय में लिख रहे हैं, और ये होता है कंक्लूजन, यानी लास्ट में निष्कर्ष दिया जाता है, तो ये ऐसे में होता है यानी कंपोज्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐसे शुड इंक्लूड, यानी ऐसे के इंट्रोडक्शन में क्या इंक्लूड होता है या क्या शामिल होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थोड़ा हर बार ये जो आप लोग बटन देख रहे हैं, ये जो आइकन मिल रहा था यहाँ, इसी पर क्लिक हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है, द स्टेटमेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे शुड इंक्लूड, यानी क्या शामिल होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन थेसिस स्टेटमेंट, यानी एक सीधा साधा कह सकते हैं स्टेटमेंट, यानी सीधा साधा या बेसिक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न, अ गुड ऐसे मस्ट मेंटेन, यानी एक अच्छे ऐसे में क्या मेंटेन होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी एंड कोहेरेंस। यूनिटी मतलब जब भी आप पढ़िए यहाँ एकता मत समझिए, यूनिटी मतलब एक मेन आइडिया, क्या जब भी ऐसे लिख रहे हैं तो एक प्रमुख आइडिया होना चाहिए, और कोहेरेंस मतलब तालमेल होना चाहिए, यानी लॉजिकली आप बता रहे हैं तो लॉजिकली उसमें होना चाहिए, तो वही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी एंड कोहेरेंस। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एन एसे इज द, जैसे कि आप लोग को बताएं, बॉडी जो मेन पार्ट होता है उसी को सबसे बड़ा पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं 1 या 2 लाइन का होता है, और वही इसी प्रकार निष्कर्ष भी 2-3 लाइन का होता है, और जो बॉडी होता है, बॉडी मेन पार्ट होता है, लगभग इसमें जितना आपको लिखना है, किस विषय में बताना है, क्या समाधान है, ये सब आप कहाँ बता सकते हैं, तो बॉडी में क्या करना चाहिए, किसके लिए लिख रहे हैं, तो ये बॉडी में लिखते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, द कंक्लूजन, यानी जो समाधान होता है, शुड का कंक्लूजन होता है यानी समाधान, या कह सकते हैं निष्कर्ष, वो कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा समराइज मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट है यानी जिसके लिए आप लिखे हैं तो उसी को समराइज करना चाहिए, उसी को शॉर्ट में लास्ट में बता देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। के आप लोग इसको क्या कहते हैं, द बुके, बुके जो रोज़ का फूलों का कह सकते हैं गुलदस्ता, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो बुके कहते हैं। द बुके ऑफ रोजेज डैश ब्यूटीफुल, देखिए ये आप लोग का कहाँ ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप लोग ग्रामर बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को फिर भी हम बढ़िया से बताते चलेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब होता है, ये जो वर्ब है यहाँ देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, ये सब यूज होता है किसके टर्म पर, इसके सब्जेक्ट चाहिए, ये यूज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर यू रहेगा वी रहेगा तो यूज होगा आर वर, और अगर सेंटेंस अगर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो क्या होता है इज यूज होता है, बी यूज होता है किसी भी वर्ब के बाद। तो देखिए ये जो बता रहे हैं आर वर इज, ये सब देखिए ये सब प्लुरल के लिए होता है, आप लोग जानते भी होंगे, नॉर्मल बेसिक है कर सकते हैं, और इज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए यहाँ आप लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट कैसे खोज सकते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। देखिए नाउन आप कैसे खोज सकते हैं, जब भी आर्टिकल आए, आर्टिकल क्या होता है, ए एन और दा, ए एन और दा के बाद हमेशा क्या आता है, ए एन और दा के बाद हमेशा याद रखिए आता है क्या, तो इसके बाद आता है नाउन, ए एन और दा, ये आप लोग रूल याद रखिए, ए एन और दा के बीच हमेशा आता है क्या, इसके बाद फिक्स है नाउन आएगा, याद रखिएगा, कभी हो सकता है थोड़ा बाद में आए, जैसे कि आप लोग को सेंटेंस दिखाएंगे तो पता चलेगा, तुरंत आए जरूरी नहीं है, लेकिन ए एन आर्टिकल के बाद फिक्स है द नाउन आता है। तो देखिए यहाँ क्या है, बुके द बुके,
बुके क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो द बुके क्या हो जाएगा, ये तो सिंगुलर हो जाएगा, बुका मतलब नेम हो गया, यानी पूरा फूलों का एक कह सकते हैं, एक जूट को क्या कह सकते हैं, तो बुके कहेंगे। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बुके ऑफ रोजेज इज़ ब्यूटीफुल। अगर रोजेज रहता, जैसे कि रोजेज इज नहीं होता, क्या होता, रोजेज, जैसे कि आप देखते हैं एक रोज नहीं है, दो तीन, यानी बहुत सारे रोज का प्रोनाउंस हो रहा है, तो क्या कह सकते थे, रोजेज आर ब्यूटीफुल, रोजेज आर ब्यूटीफुल, अगर आप वहाँ प्रेजेंट होते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप जब भी पढ़िएगा नाइदर नॉर आइदर और, तो देखिए नाइदर ऑफ द बॉयज़, यहाँ देखिए ये भी जब नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, ईच आ जाए, तो नाइदर आइदर और ईच, नाइदर आइदर और ईच, ये सब जब भी आए आप लोग को क्या टिक करना है, हमेशा कैसा, सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। तो नाइदर आइदर या ईच, इनमें से कोई भी आ जाए तो आप लोग को क्या टिक करना है, तो ईज होगा। नाइदर ऑफ बॉयज़ इज़ प्रेजेंट, अगर बॉयज़ होता तो आर होता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कौन है हमारा, तो नाइदर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न है 10 किलोमीटर। आप लोग ये सोचते होंगे, क्या ये सोचते होंगे 10 किलोमीटर हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे पुल, लेकिन यहाँ क्या मेजरमेंट के तौर पर यूज़ किया गया। जब भी मेजरमेंट के तौर पर यूज़ किया जाए तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे कि 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सेंटेंस आप लोग सुने हैं, कमिटी, कमिटी क्या होता है, द कमिटी डैश डिवाइडेड इन द देयर ओपिनियन होगा, सॉरी क्वेश्चन नहीं आया यहाँ, क्वेश्चन था कमिटी, आप लोग टीम लिख लीजिएगा शायद, द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी जो कमिटी था, कमिटी में क्या होते हैं, कमिटी में लोग होते हैं, लेकिन जब कमिटी का मीनिंग क्या दे रहा है यहाँ, आप लोग जो कमिटी का जो लोग थे वो डिवाइडेड हो गए थे देयर ओपिनियन, मतलब यानी बहुत से लोग थे और वे अपने अपने मत में अलग हुए थे। कमिटी का ये जब देखिएगा इसका मीनिंग निकलेगा क्या, कमिटी में बहुत लोग हैं, तो इसका मीनिंग निकल जाएगा आर हो जाएगा इसका, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, आर यूज़ होगा। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ देयर नहीं ले पाएँ, यानी पेज थोड़ा बढ़िया से कवर नहीं कर पाएँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आर हो जाएगा। आपको सेंस समझना होगा। यहाँ जैसे कि बताए थे ईच जब भी आ जाए, ईच आइदर नाइदर, ये इनमें क्या होता है, हमेशा आंसर होता है, क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। ईच ऑफ स्टूडेंट इज गिवन अ पिज्जा, इसका आंसर ईच हो जाएगा। देखिए आप लोग को जब भी बताए थे ईच आ जाए तो हमेशा क्या आंसर होगा, ईच। ईच मतलब क्या होता है, देखिए पहले सेंटेंस पढ़िए, ईच ऑफ स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट को गिवन है पिज्जा, तो आप लोग सोच रहे हैं ईच के बाद फर्स्ट फॉर्म, यहाँ देख सकते हैं थर्ड फॉर्म आ गया है वर्ब का, गिव गिव गैव गिवन होता है, तो थर्ड फॉर्म कैसे आ गया, थर्ड फॉर्म आया है, ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है, एक्टिव नहीं, ये पैसिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ देखिए यहाँ से टेंस का शुरू होता है, टेंस का भी 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को। यहाँ लिखा है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, यानी आपको अपने पेरेंट्स को जो भी कहता है वो मानना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि यह क्या है, कह सकते हैं एक डिसिप्लिन है, यानी आपको ये करना चाहिए, तो यानी यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यानी जो भी आपको पेरेंट्स बताते हैं वो करना चाहिए। ये साधारण मीनिंग है, ये साधारण मीनिंग आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 32वां प्रश्न है द एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी जो संभव, यानी जो होने वाला वो उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसका उसके लिए यूज़ करते हैं माइट। मे का सेकंड फॉर्म होता है, सॉरी मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, इसीलिए जैसे कि क्या हम लोग बोलते हैं, इट मे बी रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, इट मे बी रेन टुडे, तो मे का ही पास्ट फॉर्म होता है, तो माइट, इसके लिए हम माइट भी यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है ही डैश रन फास्ट व्हेन यू वॉज यंग, देखिए यहाँ पूछा गया है यहाँ कौन सा मॉडल यूज होगा, तो यहाँ देख सकते हैं ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, यानी बता रहा है यहाँ कौन सा मॉडल यूज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कुड, क्या हो जाएगा, कुड। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, यानी जब वह यंग था तो वह तेज दौड़ता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये आप लोग बना सकते थे, ईजी था। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया यू डैश नॉट स्मोक हेयर, प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने से आप रोक रहे हैं या मना कर रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रोहिबिशन। तो आप किसी को रोक रहे हैं तो यहाँ क्या कह सकते हैं, तो आप किसी को रोक रहे हैं यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, आपको यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो यहाँ क्या कह सकते हैं यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, धूम्रपान यानी प्रोहिबिशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज़ होता है, कुड का यूज़ होता है। कैन का ही पास्ट फॉर्म आप लोग जानते होंगे कुड होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो डैश है यू हेल्प मी, तो क्या होगा कुड यू हेल्प मी। देखिए कुड यूज हो रहा है। देखिए जब फॉर्मल के लिए यूज़ करेंगे तो कुड का होगा, जैसे कि आप किसी के टीचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, सर कुड यू गिव मी योर पेन। और अगर आप नॉर्मल दोस्त के लिए कर रहे हैं तो आप लोग कह सकते हैं कैन यू गिव मी पेन। जैसे कि आप दोस्त के लिए करेंगे तो फॉर्मल में करेंगे, और जब वहीं आप अपने दोस्त के लिए किसी टीचर या कह सकते हैं किसी भी पुलिस या किसी भी कह सकते हैं, जैसे फॉर्मल मतलब क्या होता है औपचारिक, यानी जो बड़े लोगों के साथ संस्थान जो बैठे रहते हैं उन सब के लिए, जो आपसे बड़े हो उनके लिए क्या यूज़ करेंगे तो कुड यूज़ करेंगे। और जो आप कह सकते हैं मित्रवत हो तो उनको क्या यूज़ करेंगे कैन यू गिव मी योर पेन। बस इतना ही आप लोग को बोल देना है अपना फ्रेंड को। फ्रेंड के लिए आप यूज़ करिएगा क्या, याद रखिए फ्रेंड के लिए यूज़ होगा, फ्रेंड के लिए यूज़ होगा कैन। और अगर पूछा जाए फॉर्मल के लिए तो आप लोग कुड याद रखिएगा। 36वां प्रश्न है पॉजिटिव डिग्री ऑफ बेटर इज। पॉजिटिव देखिए आप 3 डिग्री होता है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा ई एस टी लगता है, जैसे बेस्ट, हाईएस्ट, ये सब क्या हो गया, ये सब सुपरलेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा कंपेयर किया जाता है, जैसे कि यू आर मोर ब्यूटीफुल देन मी, ये सब क्या हो गया मोर ब्यूटीफुल, ये हो गया मोर जो है यूज हुआ है वो क्या हो गया कंपेयर हो गया। बेटर हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया कंपेयर वाला डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या था सिंपल, तो जैसे कि कह सकते हैं बेटर का पॉजिटिव क्या होगा, बेटर का पॉजिटिव हो जाएगा गुड हो जाएगा। और अगर इसी का पूछा जाए सुपरलेटिव डिग्री तो बेस्ट हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट क्या हो जाएगा गुड हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और इसी का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा बेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी, जैसे कि आप लोग को बताएं, यानी हैप्पी का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा तो हैप्पीएस्ट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, और याद रखिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो हमेशा क्या द लगेगा पहले, द हैप्पीएस्ट, द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री जो आप लोग को बताएं ऑफ ब्यूटीफुल इज़, यानी जैसे कह सकते हैं मोर ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा ब्यूटीफुल का तो मोर ब्यूटीफुल, जैसे कि आप लोग बताएं, जैसे एक स्टेटमेंट भी बोले थे यू आर मोर ब्यूटीफुल देन मी, ही इज़ द। देखिए यहाँ जब भी आप लोग को बताएं जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगेगा तो याद रखिएगा ही इज़ द जब भी आ जाए तो क्या लगेगा तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। और सुपरलेटिव डिग्री आप यहाँ देख सकते हैं केवल एक है बेस्ट है। और याद रखिए सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगा तो लास्ट में ई एस टी होगा, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, यानी जो टीम है उनमें सबसे अच्छा प्लेयर वह है। सॉरी, ये जो आइकन है इस पर क्लिक हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हो गया था, प्रश्न नंबर था ये। आगे बढ़ते हैं दिस रोड इज डैश दैट वन, यानी इसमें क्या हो रहा है देखिए कंपेयर हो रहा है। दिस रोड नैरो मतलब क्या था संकीर्ण, या कह सकते हैं जो छोटा हो। दिस रोड इज नैरोवर देन दैट वन, यानी जो रोड है जिसमें वो चल रहा है अभी वह छोटा है। सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा, ये इसमें ये होगा नैरोवर। दिस रोड इज नैरोवर देन दैट वन, यानी जो अभी जिसमें चल रहा है तो उससे कंपेयर कर रहा है एक दूसरे। दैट वन मतलब एक दिखा के, दैट वन जब ये यूज़ करते हैं आप लोग दूर के लिए या किसी भी दूर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो रोड में अभी है दिस रोड इज़ नैरोवर देन दैट वन, इसका आंसर क्या आ जाएगा नैरोवर। यहाँ कंपेयर हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। कंबाइन, यानी जो ये सेंटेंस है देख सकते हैं आप लोग सोच रहे होंगे पेपर लग रहा है टफ, पेपर टफ है। आप लोग अगर बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है पास मार्क्स भी गेन नहीं कर पाएँ। अगर आप लोग को मॉडल नहीं पता होगा तो पैराफ्रेजिंग ये सब शायद नहीं ही पढ़े होंगे। पैराफ्रेजिंग स्टोरी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कर लें, पैराफ्रेजिंग था और पैराग्राफ था, इन सब के विषय में आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। और ग्रामर अगर आप लोग पढ़े होंगे तभी बना पाएंगे, नहीं तो ग्रामर का भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ग्रामर के साथ और ये जो क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन है ये सब भी क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाएंगे। और डिग्री का क्वेश्चन आप लोग एडजेक्टिव में पढ़े होंगे अगर ग्रामर पढ़े होंगे, हो सकता है आप लोग कहीं और भी पढ़े होंगे। ही इज़ द ऑनेस्ट, यानी वह ऑनेस्ट है, यानी वह ईमानदार है, और ही इज़ द हार्ड वर्किंग। तो इसको कंबाइन करना है क्या, ये दोनों सेंटेंस है इनको कंबाइन करना है यानी जोड़ना है। तो क्या हो सकता है ही इज़ बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, जैसे कि ही इज़ ऑनेस्ट बट हार्ड वर्किंग। यहाँ देख लीजिए क्या बताया, यहाँ बताया कि ऑनेस्ट भी है और हार्ड वर्किंग दोनों है। और ये क्या कह रहा है ही ऑनेस्ट है लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं,
यानी हार्ड वर्किंग नहीं, इसका ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं क्या है, ही इज़ ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग, यानी ये क्या बता रहा है, वह ईमानदार है या हार्ड वर्किंग है। यानी वो यहाँ सेंटेंस में आप देख सकते हैं क्लियर बताया है कि वह ईमानदार भी है और हार्ड वर्किंग है, जिसमें यहाँ देख सकते हैं ही इज़ ऑनेस्ट लिखा है और हार्ड वर्किंग, यानी दोनों में से एक बता रहा है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देख सकते हैं ही इज़ हॉनेस्ट बिकॉज हार्ड वर्किंग, ये और साथ में दोनों बताना है, इसलिए दोनों रिलेट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42वां प्रश्न, ही फिनिश द वर्क, यानी उसने काम किया, यानी काम को पूरा किया। ही वेंट होम, देखिए आप लोग जानते होंगे आफ्टर क्या होता है, आफ्टर का यूज़ करके ये सेंटेंस बनाना है। तो आफ्टर क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और देखिए कैसे यूज़ होगा इसका, सबसे अप्रोप्रिएट देखिए यहाँ क्या होगा, ही फिनिश द वर्क ही वेंट होम, यानी उसने काम कर लिया, यानी अपने काम को पूरा कर लिया और उसके बाद घर चला गया। तो यहाँ देखिए ये जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर ही फिनिश्ड द वर्क, यानी उसने अपने काम को पूरा करने के बाद ही वेंट होम, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आफ्टर ही फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले क्या कर रहा है, पहले घर ही जा रहा है, उसके में और सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं पहले घर जा रहा है उसके बाद काम फिनिश हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। जिसमें पहले क्या करना है, पहले करना है काम को फिनिश, उसके बाद घर जाना है। ही वेंट होम आफ्टर वर्क फिनिश, यहाँ सेम प्रॉब्लम है। और वर्क फिनिश्ड आफ्टर, यहाँ देख सकते हैं ग्रामेटिकल कह सकते हैं एकदम रॉन्ग है यहाँ, डी नंबर में। आगे बढ़ते हैं 43वां प्रश्न की ओर, ही वॉज इल, यानी वह बीमार था। ही अटेंडेड द मीटिंग, इसमें आपको कंबाइन करना है विथ ऑल्दो के साथ। ऑल्दो मतलब क्या होता है, बावजूद, जैसे कि कह सकते हैं यहाँ देखिए सेंटेंस पढ़िएगा तो मीनिंग आ जाएगा। ऑल्दो ही वॉज इल, यानी वह बीमार होने के बावजूद, ही अटेंड द मीटिंग, यानी बीमार होने के बावजूद उसने मीटिंग में भाग लिया। तो यहाँ ऑल्दो का यूज़ करके बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न देखते हैं। आई सॉ द बर्ड, यानी मैंने बर्ड देखा। इट वॉज सिंगिंग, तो इसमें जो इट है ये सही है या नहीं, यही बताना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, देखिए बर्ड जब भी आए तो क्या हो जाएगा, आई सॉ द बर्ड विच, यानी विच किसको साइन कर रहा है, यानी किसको दिखा रहा है, विच दिखा रहा है बर्ड को। आई सॉ द बर्ड विच, जो गाना गा रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, 45वां प्रश्न है, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही मिस्ड द ट्रेन, देखिए ये सेंटेंस देखिएगा, जब हम देखें तो हमको लगा भाई क्या बता रहा। देखिए ये सेंटेंस क्या है, ही रन फास्ट ही मिस्ड द ट्रेन, वह तेज दौड़ा फिर भी ही मिस्ड द ट्रेन, यानी मिस हो गया फिर भी ट्रेन, तेज दौड़ने के बाद भी। लेकिन देखिए इसका आंसर आप जब निकालिएगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, ही रैन फास्ट बिकॉज ही कैच द ट्रेन, ही कैच द ट्रेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिया, ही मिस्ड द ट्रेन। देखिए इसका आंसर हम गूगल से पूछें तो बताया यहाँ होना चाहिए ही कैच द ट्रेन, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। यहाँ ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, क्योंकि ये इसका मीनिंग निकालिएगा, देखिए इसका आंसर यही बताया है, ही रैन फास्ट बिकॉज ही मिस्ड द ट्रेन, वह तेज दौड़ा क्योंकि ही उसका ट्रेन मिस हो गया। देखिए मीनिंग निकल रहा है, सेंटेंस का बढ़िया सेंस नहीं निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, ही कैच द वर्क, सॉरी ही कैच द ट्रेन। आगे बढ़ते हैं 46वां प्रश्न की ओर, हाउ मैनी वोवेल साउंड, वोवेल साउंड मतलब ए ई आई ओ यू का साउंड निकले देयर इन इंग्लिश, यानी कितने वोवेल साउंड निकलने वाले इंग्लिश में वर्ड हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे 5 हो जाएगा, काफ़ी इजी है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे, ठीक से नहीं जानते होंगे। ये जो साउंड है, ये जो शब्द देख रहे हैं आप यहाँ दिया है घेरा करके, ये साउंड का मीनिंग बताना है क्या होगा। इज रिप्रेजेंटेड इन द वर्ड, ये आपको पढ़ना होगा, एक स्पेशल लैंग्वेज में पढ़ना होगा। ये कह सकते हैं ये सिलेबस जो दिया है, ये सिलेबस आपको एक स्पेशल चैप्टर पढ़ना होगा, कह सकते हैं स्पेशल लैंग्वेज पढ़ना होगा, तब आप जान सकते हैं इसका मीनिंग, इसका इस साइन का मीनिंग क्या होता है। जो ये साइन दिख रहा है इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है सीप होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर का है, देख सकते हैं कितना टफ है, कह सकते हैं ये सब क्वेश्चन आप कैसे बताइएगा। जैसे कि थीटा, ये सिंबल दिया है, थीटा इस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या बताता है, तो क्या बताएगा, इसका आंसर होगा थिंग। थीटा जैसे कि रिलेट कर सकते थे, थीटा टी एच है, तो टी एच में केवल थिंग ही देता तो होता, लेकिन यहाँ क्या दिया है, दिस भी दिया है,
दैट दिया है, तो यहाँ थिंग मतलब क्या होता है, कोई वस्तु या कोई काम या कोई चीज़, उसके लिए थिंग का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन यही सेम देखिएगा। द कॉन्सोनेंट साउंड, ये जो साइन दिख रहे हैं 3 जैसा दिख रहा है यानी 3, अपीयर्स इन यानी क्या लगता है, ये क्या है, तो ये मेज़र है। मेज़र मतलब क्या होता है, मापन। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ये तो काफ़ी इजी है। आप लोग 50 देखिए क्वेश्चन लेवल कह सकते हैं, थोड़ा टफ है। आप लोग अगर ग्रामर नहीं जानते हैं, मॉडल बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, पैराफ्रेजिंग ये सब तो आप लोग को बता दिए, पैराफ्रेजिंग, पैराग्राफ और स्टोरी, ये सब आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो क्वेश्चन आप लोग को टफ लगा होगा। तो आप लोग बढ़िया से देखिए, तैयार कीजिए। ये सब्जेक्ट का आप लोग बताइएगा तो 100 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है आप लोग के एग्ज़ाम में पास मार्क्स भी लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर आप लोग अभी तक बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या चाहते हैं, और ये 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग लास्ट में दे दीजिएगा, बताइएगा कमेंट में क्या होगा। ये तो ईजी ही है, आप लोग बताइएगा, जानते हैं होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।